जी से कि वो कृपया आएं और इस मौके पर हम सभी को अपने विचारों से मार्गदर्शन करें। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमान अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय रेलवे और दूरसंचार मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमान पंकज चौधरी जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, और आज जिनके कारण मन की बात सुशोभित हुई है वो सारे सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर भाइयों बहनों और उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज अनुराग भाई ने मुझे निमंत्रण देकर मन की बात के एपिसोड की 100वें एपिसोड की पूर्व संध्या पर मन की बात के स्मरण में सिक्का और डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम में मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम एक अद्भुत प्रयोग जिसने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया, लोकतंत्र के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में छोटे छोटे स्तर पर देश की तरक्की को अनेक डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को परिष्कृत और पुरस्कृत करने वाली हमारे नेता के संवाद के 100 एपिसोड समाप्त होने का ये अवसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जन संवाद के अनेक माध्यम होते हैं और मोदी जी ने, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत आनंद की बात है कि आकाशवाणी को जन संवाद के लिए चुना, क्योंकि मैं बचपन से आकाशवाणी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि आकाशवाणी भारत की जनता की आत्मा की आवाज है, और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि ढेर सारी महत्वपूर्ण यादें मैंने आकाशवाणी पर ही सुनी है। भारत और बांग्लादेश में भारत की विजय को मैंने आकाशवाणी पर ही सुना है। इमरजेंसी के बाद एक तानाशाह के पराजय को सुबह 5 बजे आकाशवाणी के बुलेटिन पर सुना है कि इंदिरा गांधी पराजित हो गई। ढेर सारे समाचार जो ग्रामीण अंचल से आते हैं उनको मालूम होगा कि आप तक वहीं पहुंचे हैं, आकाशवाणी के माध्यम से ही पहुंचे हैं। और मैं संगीत का शौकीन आदमी हूं। दूर दराज इलाकों में, सीमांत क्षेत्रों में देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की फरमाइश पर एक कार्यक्रम चलता था शाम को 7 बजे, जयमाला, और जयमाला को मैं सुनने वाला नियमित श्रोता हुआ करता था। दूर दराज के गांव के अंदर भी उनके मनोरंजन के लिए अगर कोई साधन था तो आकाशवाणी ही थी। और बदलते समय के साथ अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम, संवाद के माध्यम आने के बाद आकाशवाणी लगभग लोग भूल चुके थे। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी किसी भी माध्यम से संवाद करते, वो संवाद जन जन तक पहुंचना ही पहुंचना था, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ऐसी है, उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि बात को जनता तक पहुंचनी ही थी।
परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने आकाशवाणी को माध्यम बनाया और हमारा 6 दशकों से जो संवाद का माध्यम था वो आकाशवाणी को आज नई युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करा और हर गांव के हर अंचल में हर मोहल्ले तक इस संवाद को पहुंचाने का काम किया। मित्रों, एक अच्छा अद्भुत कार्यक्रम जो लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है, लोकतंत्र की प्रमुख एस्पेक्ट जो है उसमें से एक एस्पेक्ट है जनता और नेता के बीच में संवाद। ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र की नींव इतनी ही मजबूत होती है। ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र इतना मजबूत और सफल होता है। और वो संवाद जितना सार्थक होता है, लोकतंत्र इतना परिणामदेही बनता है। लोकतंत्र के सुफल तभी ही मिल सकते हैं जब नेता और जनता के बीच में संवाद हो। और 9 साल के सब एपिसोड को तो नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री बने 100 एपिसोड होंगे मैंने सुना नहीं है, मगर कंटेंट से मैं अनजान भी नहीं हूं। मैं जो भी काम करता था, पार्टी का करता था, सरकार का करता हूं, मेरे सामने हर मन की बात की कंटेंट बुलेट पॉइंट में आती है। एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्यक्रम है जिसमें 100 एपिसोड तक, 99 एपिसोड तक एक राजनेता ने, राजनीति में रसे बसे व्यक्ति ने जनता से संवाद किया और एक भी राजनीतिक बात नहीं की है। शायद ही दुनिया में ऐसा संवाद होगा, क्योंकि राजनेताओं की छवि जो बनी है कि वो जीते भी राजनीति में है, काम भी राजनीति के लिए करते हैं, सोते भी राजनीति में है और जगते भी राजनीति में। मोदी जी ने इस 99 एपिसोड के माध्यम से, ये 99 एपिसोड के माध्यम से देश की सज्जन शक्ति, देश की सात्विक शक्ति और देश की सृजनात्मक शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जिस देश की सज्जन शक्ति संगठित न हो, जिस देश की सात्विक शक्ति संगठित न हो, जिस देश की सृजनात्मक शक्ति संगठित न हो और जिस देश की ये तीनों शक्तियां परिष्कृत और पुरस्कृत न हो, वो देश में लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के सफलता के मूल मंत्र को मोदी जी ने 99 एपिसोड के माध्यम से जमीन पर उतारा है। मोदी जी ने ये 9 साल में अनेक क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, नए नए आयाम गढ़ने का काम किया है, नए नए सुधार करने का काम किया है। इनोवेशन भी बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने इसको प्रमोट किया है। परंतु हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मोदी जी के 2 बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। एक, उन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, जो हमारी जनता के मत की अभिव्यक्ति को प्रदूषित करती थी। मत की अभिव्यक्ति अगर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से प्रदूषित है तो ठीक से अभिव्यक्ति नहीं होती है। मोदी जी ने पॉलिटिक्स को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले गए। जो परफॉर्म करेगा, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, वो देश में शासन करेगा। उसका परिवार कौन सा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जाति कौन सी है महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म कौन सा है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप जनता की अपेक्षा पर खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो। इसको मोदी जी ने एस्टैब्लिश किया और इसने हमारे लोकतंत्र को एक नई आयु दी है, नई ऊर्जा दी है और नई दिशा भी दी है। इसके साथ साथ मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों का लोकतंत्रीकरण किया। पहले पद्म पुरस्कार सिफारिश से मिलते थे और पद्म पुरस्कार मिलने वाले की वर्ग कितनी है, वर्ग शब्द गुजराती है मगर रसूख कितना है, इसके आधार पर पद्म पुरस्कार मिलते थे। आज
पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आप खुद अपना योगदान भेज दो। मुझे पूरा भरोसा है एक पारदर्शी कमेटी समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली निर्णय करती है और उसको पद्म पुरस्कार छोटे से छोटे व्यक्ति को मगर बड़े कंट्रीब्यूशन करने वाले को मिलता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी जी ने लोकतंत्र के अंदर किया है। और तीसरा, यही बात से जुड़ा हुआ, मन की बात के माध्यम से समाज के अंदर छोटे छोटे प्रयोग करने वाले, समाज के अंदर अनेक क्षेत्रों के अंदर सफलता के साथ काम करने वाले, समाज जीवन को कंट्रीब्यूट करने वाले, समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाले और समाज को सही दिशा देने वाले ढेर सारे लोगों को और ढेर सारी संस्थाओं को नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की ये दोनों चीजों ने बहुत मजबूती प्रदान की है। क्योंकि कोई भी समाज हो, जब तक समाज की जनशक्ति, सात्विक शक्ति और समाज की सृजनात्मकता एकत्रित नहीं होती है, परिष्कृत नहीं होती है, पुरस्कृत नहीं होती है, समाज कभी सामर्थ्यवान नहीं बन सकता। समाज नेताओं से सामर्थ्यवान नहीं बनता है, समाज जनप्रतिनिधियों से अकेले से सामर्थ्यवान नहीं बनता है। समाज के अंदर पड़ी ये तीनों शक्तियों को संगठित होने से, मजबूत होने से ही सामर्थ्यवान होता है। और मोदी जी ने समाज को सामर्थ्यवान बनाने के माध्यम में मन की बात का उपयोग किया और आकाशवाणी को भी एक प्रकार से नया जीवन दिया, पुनर्जीवित किया। इसलिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में कम्युनिकेशन स्किल को एक शब्द का भाषण करे बगैर व्यवहार में अगर किसी ने बहुत अच्छे तरीके से उतारा है तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से और अपनी जनता के साथ की हुई बातों में उन्होंने इतने परफेक्ट कम्युनिकेटर का काम किया है। शायद मैं नहीं जानता कम्युनिकेशन स्किल मोदी जी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, मगर कम्युनिकेशन स्किल के पंडित भी अगर इनके ये काम का एनालिसिस करेंगे तो उनको जरूर लगेगा कि इनको पीएचडी, मानद पीएचडी कम्युनिकेशन की दे देनी चाहिए। इतना परफेक्ट कम्युनिकेशन किसी नेता का। मैं भी बड़े बचपन से सार्वजनिक जीवन में हूं, 12 साल का था तब से हूं, मगर मैंने इतना परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल और परफेक्ट कम्युनिकेशन किसी भी नेता का नहीं देखा है। दुनिया में कई उदाहरण हैं। नेशनल मंडेला का रेडियो संबोधन, प्रेसिडेंट मैसेज, इसके साथ साथ रूजवेल्ट के फायर साइड चैट्स और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। परंतु इस सब में भी राजनीतिक मैसेज है। इस सब में भी कहीं न कहीं बारीकी से देखोगे तो राजनीतिक स्वार्थ भी निकल कर आएगा। मैंने 99 एपिसोड की कंटेंट को बहुत बारीकी से राजनीति के विद्यार्थी के नाते पढ़ा है। मैं कहीं पर इसके अंदर अपना या अपने दल का राजनीतिक स्वार्थ नहीं देख पाया। 100% समाज को मजबूत करने के लिए ही ये संवाद किया। तो अपने आप में विश्व के सारे राजनेताओं के संवाद में ये अलग प्रकार का संवाद है। हमारे यहाँ हिंदी में एक शब्द है, गागर में सागर। बात को इस तरह से रखो कि एक गागर के अंदर सागर जितना सत्व समाहित हो जाए। गागर के सागर को शब्द को सार्थक करते हुए देश की हर भाषा में आधे घंटे का ये एपिसोड देश के अंदर करोड़ों लोगों के लिए न केवल प्रेरणा स्रोत होता है, इसकी सारी नकारात्मकता को दूर कर अपने कुटुंब के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने गांव के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपनी जाति के लिए कंट्रीब्यूट करना, सोसाइटी एज सच कंट्रीब्यूट करना और देश के लिए कंट्रीब्यूट करने की प्रेरणा देता है। एक गागर में सागर का शब्द शायद जब बना होगा तब ये मन की बात के लिए ही बना होगा, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, मन की बात की पैन इंडिया प्रेजेंस भी है। लद्दाख और लक्षद्वीप से लेकर पूर्वोत्तर और पंजाब तक, किसान से विज्ञान तक,
सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर स्टार्टअप तक और सहकारिता से लेकर स्पेस तक हर क्षेत्र को इन 99 एपिसोड में व्यक्ति और संस्थाओं के साथ साथ हर क्षेत्र को और हर भौगोलिक विभाग को भारत के छूने का प्रयास मोदी जी ने किया है और सफल प्रयास किया है। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर का उत्साह बढ़ाना, ऐसे कई सारे काम मोदी जी ने चुपचाप मन की बात के एपिसोड के माध्यम से किए हैं। और ये भयंकर, एक प्रकार से भयंकर शब्द विकराल स्वरूप के लिए माना जाता है, परंतु मैं इसकी व्यापकता के लिए कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी असर उनने भारतीय जनमानस पर छोड़ी है और अच्छी असर छोड़ी है। मित्रों, 3 अक्टूबर 14 से शुरू हुआ है संवाद। आकाशवाणी के 501 रेडियो स्टेशन, 23 भाषाएं और 29 बोलियों में इसको सुना जाता है। 11 विदेशी भाषाओं में भी इसका प्रसारण होता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक को लगता है कि तमिल में मोदी जी बोल रहे हैं, कन्नड़ में बोल रहे हैं, गुजराती में बोल रहे हैं। इसकी व्यापकता समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि 501 रेडियो स्टेशन पर से कोई नेता अपनी जनता से बात नहीं करता। 23 भाषाएं और 29 बोलियों में और 11 विदेशी भाषाओं में ये संवाद होता है। और ढेर सारे जन जागरण और सामाजिक बदलाव के कामों को मोदी जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से सफल बनाया है। मैं कुछ तो जरूर गिनाना चाहूंगा। क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, ढेर सारे लोग मिलते हैं कि भाई मैं योगा और एक्सरसाइज करते हो गया। क्यों? तो मोदी जी की मन की बात को सुनकर कोई बच्चा घर में अपने घर को स्वच्छ रखता हुआ, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखता हुआ हो गया मन की बात को सुनकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर रेशियो को ठीक करना और बच्चियों को पढ़ाना, ये 2 बातों पर मन की बात की गहरी असर है। जल संरक्षण और जल संचय, ये दोनों क्षेत्र में भी मन की बात की एपिसोड की गहरी असर दिखाई पड़ती है। वोकल फॉर लोकल, इसके लिए भी ढेर सारे लोगों ने मन की बात से प्रेरणा ली है। आत्मनिर्भर भारत, सुगम्य भारत और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, ये मैंने जो चीजें गिनाई है वो किसी पुस्तक से नहीं ली है। मेरा भी जनता से ढेर सारी जगहों पे मिलना होता है। इनके पास से जो फीडबैक मिलता है वो फीडबैक के आधार पर बताता हूं। ये सारे सामाजिक कार्यक्रम भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाले और सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम है। ये सारे कार्यक्रम एक भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। इस सारे कार्यक्रमों में मोदी जी की मन की बात की गहरी असर हमें दिखाई पड़ती है। और मैं IIM रोहतक का एक सर्वे, मुझे जब ये अनुराग जी ने प्रसारित कर दिया, मैं कार्यक्रम में आने वाला हूं, तो मुझे वहां के विद्यार्थियों ने पहुंचा है। देखने वाले लोगों में से मेरे लिए तो बहुत संतोष का विषय है कि 62%, 62% लोग 19 से 34 साल की आयु के हैं। मतलब युवा पीढ़ी आकाशवाणी के साथ अपने आप को जोड़ रही है। युवा पीढ़ी समाज सुधार और समाज के अंदर सात्विकता को, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के साथ अपने आप को जोड़ी। ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है, देश के लिए शुभ लक्षण है। लगभग 23 करोड़ लोग हर एपिसोड के अंदर जुड़ते हैं और 100 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार मन की बात को सुना है। 130 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों ने मन की बात को सुना है। इससे बड़ी रीच किसी भी कार्यक्रम की नहीं हो सकती। और मैं सच अर्थ में मानता हूं कि मोदी जी ने जो प्रयास किया है, ये परिणाम लाने वाला प्रयास साबित हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश जानता है। मोदी जी एक ऐसे नेता है कि जो हर समस्या को, हर चुनौती को अवसर के रूप में परिवर्तित करते हैं। और उन्होंने कई बार कर देखा, गुजरात के भूकंप से लेकर कोविड तक। ढेर सारे मैनेजमेंट के पंडित
भारत में आते हैं और कोविड में भारत की सफलता की गाथा के कारण ढूंढते हैं। किसी को टेक्नोलॉजी में दिखता है, किसी को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखता है, किसी को मोदी जी के गुड गवर्नेंस में दिखता है, किसी को मोदी जी और बाकी सरकारों के प्रयास में दिखता है। ये सबको मालूम नहीं है कि हम क्यों सफल हुए। मैं आज ये रहस्य उद्घाटन आप लोगों के सामने कर देना चाहता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड के सामने लड़ाई सरकारें लड़ी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया में कोविड के सामने लड़ाई सरकारें लड़ी हैं। भारत में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, सभी राज्य सरकार और 130 करोड़ की जनता ये लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम सफल हैं। जब तक जनता नहीं जुड़ती है, इस प्रकार की विकराल समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता है। और मोदी जी ने छोटे छोटे कार्यक्रम को माध्यम से, हमारे विपक्षी नेता हमारी मजाक भी बहुत उड़ाते थे उस वक्त कि घंटी बजाने से क्या कोविड चला जाएगा, दिया जलाने से क्या कोविड चला जाएगा, जनता कर्फ्यू से क्या कोविड चला जाएगा। उनको मालूम नहीं था करोड़ों लोग जब घंटी बजाते हैं तो वो खतरे के सामने अपने आप को घंटी बजाकर जागरूक करते हैं। करोड़ों लोग जब जनता कर्फ्यू का पालन करते हैं तब लॉकडाउन की मानसिकता तैयार हो जाती है और करोड़ों लोग दिया जलाकर कोविड वॉरियर को पुरस्कृत करते हैं, तब उनके मन में भी अपने आप को कोविड वॉरियर बनाने का एक जज्बा पैदा होता है। वो उनको मालूम नहीं। किसी भी चीज का मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना बड़ा सरल होता है साहब, मगर किस चीज के कितने अलग अलग डायमेंशन के परिणाम है उसको देखना, इसको एनालिसिस करना और इसकी आत्म अनुभूति करना बहुत कठिन होता है। और मैं बताता हूं, मोदी जी कोविड के सामने सफल हुए, इसका एकमात्र कारण कोविड के सामने की लड़ाई को उन्होंने 130 करोड़ लोगों की लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, इसीलिए हम विजयी। और वो बदलने में मन की बात का भी बड़ा रोल रहा है। मन की बात से एक ऐसा संवाद तंत्र स्थापित हुआ, जिन्होंने मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से देश के सामने की चुनौतियों को ईमानदारी से स्वीकार किया है कि हाँ, देश के सामने चुनौती है, लड़ेंगे, एकजुट रहेंगे और विजयी होंगे। खुले मन से संवाद कर उन्होंने नागरिकों को भागीदार बनाया है और जमीन पर इसका समस्या का समाधान करने का रास्ता बताया है। और जिस विकास के प्रयासों में वाणी से वाणी मिलकर टीम इंडिया का एक मजबूत सृजन मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से किया है। लगभग 700 से ज्यादा कंट्रीब्यूटर, इसमें से कुछ आज मेरे सामने भी बैठे हैं, और 217 संगठन का हौसला अफजाई कर ये 700 लोग और 270 संगठन नहीं, परंतु हर छोटे से छोटे नागरिक को ये बताया है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, सोसाइटी को मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी ने दी है। ये 700 लोग तो सिंबॉलिक है। इस 700 लोगों के माध्यम से, 270 संगठनों के माध्यम से करोड़ों लोगों के अंदर मैं कुछ कर सकता हूं, वो आत्मविश्वास का निर्मित करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, माली, मंगोलिया, ग्रीस, ओमान, गुयाना, जापान, ढेर सारे देशों के अंदर मन की बात पहुंची है और एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को भी मन की बात के माध्यम से चरितार्थ किया है। जो कम्युनिकेशन का मोदी जी ने नया एक स्किल अपने आप में डेवलप किया है, इसका ढंग से एनालिसिस करें तो इसके 4 प्रमुख स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। एक कम्युनिकेशन बहुत इमोशनल है, एक कम्युनिकेशन एक प्रकार से स्पिरिचुअल भी है, एक कम्युनिकेशन इंटेलेक्चुअल भी है और एक कम्युनिकेशन फिजिकल एक्टिविटी को गति देने वाला, बढ़ावा देने वाला भी है। और इसको परफेक्ट कम्युनिकेशन में मानता हूं। और परफेक्ट के स्पेलिंग को अगर तोड़कर देखें तो पी माने इसमें पीस की भी बात है, ए माने एम्पावरमेंट, ई माने एम्पावरमेंट है, आर माने रिफ्लेक्टिव भी है, एफ माने फेस्टिव है, ई माने इकोनॉमी का डेवलपमेंट की भी बात है,
सी मतलब केयरिंग है और टी मतलब थॉटफुल है। और कई सारी चीजों को इसके अंदर इस स्पेलिंग के स्तंभों के अंदर आप डिवाइड कर कर देख सकते हो। अभी अभी नवंबर के कार्यक्रम में G20 की अध्यक्षता और विश्व शांति की अपील और वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट मोदी जी ने जिस प्रकार से मन की बात को रखा है, G20 कई देशों में हुआ होगा मगर किसी भी देश ने भारतीय सभ्यता का G20 को देखने का नजरिया क्या होता है वो किसी को मालूम नहीं होगा। G20 ने वसुधैव कुटुंबकम के हमारे सूत्र को वैश्विक स्वीकृति लाने का काम मन की बात के उस एपिसोड ने किया है। और इसके साथ मनुष्य की आंतरिक शक्ति के साथ साथ वैश्विक शांति की बात कर कर उन्होंने दोनों के बीच में एकात्मता है, आत्मिक शांति और वैश्विक शांति दोनों अद्वैत है, ये बताकर हमारे पुराणों के रहस्य को भी लोगों को सामने रखने का काम किया है। मित्रों, एम्पावरमेंट के लिए कोरोना के समय कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाना, डॉक्टर, नर्स, आशा बहनें, आंगनवाड़ी की बहनें, एनसीसी, एनएसएस और ढेर सारे सुरक्षा बलों के कर्मी जो फ्रंटलाइन वॉरियर थे उनका मनोबल बढ़ाया। इसके साथ साथ 92वें एपिसोड में उन्होंने पोषण माह मनाने का कहकर जो कुपोषित लोग हैं इसके प्रति समाज का ध्यान आकर्षित किया। और मैं गुजरात से आता हूं, ढेर सारी कोऑपरेटिव संस्थाओं ने, ढेर सारे कंपनियों ने कई कुपोषित बच्चों को, स्कूलों को गोदी लेकर उनको दूध और पोषण युक्त आहार देने का अभियान चलाया और ढेर सारे बच्चे कुपोषण की लिमिट से बाहर आ गए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं इसका जरूर जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि बच्चे की नींव अगर ठीक नहीं है तो अच्छा नागरिक नहीं मिल सकता। अगर शरीर की नींव ठीक नहीं है तो मन की नींव ठीक हो ही नहीं सकती। अगर मन की नींव ठीक नहीं है तो सोचने की क्षमता ठीक नहीं हो सकती, आत्मविश्वास ठीक नहीं हो सकता, वो नागरिक देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। इस बात को मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। स्टार्टअप इंडिया को लेकर गलत धारणा भी समाप्त कर दी कि स्टार्टअप इंडिया सिर्फ आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए है और उन्होंने सहकारिता को पैर पर खड़ा करने के लिए भी मन की बात में अपना जिक्र कर कर इस देश की पुरानी धरोहर सहकारिता आंदोलन को भी गति दी। कुछ समय में सेल्फी विद डॉक्टर, कोई गुलदस्ता नहीं, बस एक किताब, इसके माध्यम से पढ़ने की आदत जो हमारे युवाओं में चली जा रही है उसको भी बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। नॉलेज किसी भी दिशा में आए वो नॉलेज है, परंतु मैं सभी युवाओं से बात करना चाहता हूं कि एक ही पैराग्राफ आप कंप्यूटर पर पढ़ना और एक ही पैराग्राफ इसके आगे पीछे के रेफरेंस के साथ पुस्तक में लय के साथ पढ़ना, आप दोनों का एनालिसिस करना किस चीज का आप पर असर हुआ है। मित्रों, मैं तो बता सकता हूं मेरे जीवन में किताबों से बड़ा रोल किसी का है ही नहीं। सबसे बड़ा अगर रोल है तो किताबों का है और इस बात को मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रचारित किया, प्रसारित किया, स्वीकृत किया। विकलांग शब्द कितना अपमानजनक था और हमें मालूम भी नहीं था कि हम सालों से ये उपयोग कर रहे हैं। मोदी जी ने मन की बात के एक एपिसोड से विकलांग को दिव्यांग बनाने का काम कर दिया और करोड़ों लोगों को सम्मान। इससे ज्यादा संतोष मेरे जैसे व्यक्ति को तो कभी हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी गलती हमारा समाज और दुनिया कर रहा था, किसी व्यक्ति को विकलांग कहना जिसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये कुदरत ने तय कर करा है भाई, वो व्यक्ति क्या कर सकता है। उसको दिव्यांग कहकर समाज के साथ जोड़कर, समाज के विश्वास के साथ जोड़ा, समाज की प्रगति के साथ जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। महाराष्ट्र के एक सेवानिवृत्त शिक्षक के दान का भी जिक्र कर ढेर सारे छोटे लोगों को भी, छोटे लोगों को हम भी कुछ कर सकते हैं, ये प्रेरणा देने का काम किया। और श्रीनगर के एक 18 साल के युवा को
स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए भी उन्होंने किया। ढेर सारे हमारे उत्सवों को फेस्टिव के स्तंभ के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत का महसूस किया। कोने कोने में होते हुए छोटे छोटे और बड़े उत्सवों का महत्व इन्होंने अपनी बात में तरीके से लोगों तक पहुंचाया। और उत्सव प्रिय जनाः का जो हमारा व्याख्या था, भारतीय समाज को कवि कालिदास ने उत्सव प्रिय जनाः कहा था। हम उत्सव प्रिय जनता है और उत्सवों को प्रति फिर से एक बार, चाहे दशहरा हो, होली हो, दीपावली हो, छठ, पोंगल, बिहू हो, कोई भी हो, मोदी जी ने अपने एपिसोड के अंदर इसके महत्व को समझाकर कुदरत, पर्यावरण और हमारे उत्सवों के बीच की रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उजागर किया। और सरहद पर रहे हुए सैनिक को भी दीपावली के दिन एक दिया जला देना, देश की प्रगति और सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, ऐसा कर इसके मन में से कि दीपावली के दिन मेरे घर में न हुए मलाल को हमेशा के लिए मोदी जी ने साफ कर दिया, धो दिया। मित्रों, एक बात कितनी टची हो सकती है, एक बात कितनी परिवर्तनकारी हो सकती है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं तो जन्मजात खादी पहनने वाला व्यक्ति हूँ, आप मुझे खादी के अलावे कभी देख ही नहीं सकते हो, मगर धीरे धीरे खादी के संस्कार को हम भूलते जा रहे थे। मोदी जी ने मन की बात 24 सितंबर 2000, मैं तो सबसे पहले मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खादी को प्रमोट किया है। 2017 की 24 सितंबर को उन्होंने कहा कि खादी एक वस्त्र नहीं, विचार है। खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है, एक फिलसॉफी है। जो अपने साथी के लिए मैं वस्त्र पहनता हूं, ये फिलसॉफी को महात्मा गांधी के बाद सबसे ज्यादा किसी ने स्वीकृत और प्रचारित किया है तो मन की बात के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने किया है। और ग्रामीण इकोनॉमी को इसके माध्यम से उन्होंने बढ़ाया है। और खिलौनों की बात को, भारत शुद्ध रूप से खिलौनों का आयातक था। मोदी जी ने, हम क्यों खिलौने नहीं बना सकते, हमारे अंदर स्किल पड़ी है। खिलौनों का सबसे पहला अस्तित्व ही भारत में आया है, ये विधा हम क्यों छोड़ दें। और 2018-19 में 371 मिलियन डॉलर से 70% घटकर खिलौनों की आयात 21-22 में 110 मिलियन डॉलर हो गई, 171 मिलियन डॉलर कम हो गई। और निर्यात 202 मिलियन डॉलर से बढ़कर 326 मिलियन डॉलर हुआ। ये बताता है कि एक मन की बात की कितनी बड़ी असर होती है। और आज बच्चे भारतीय खिलौने से खेल रहे हैं तो ऐसा मत मानिए कि इसका खिलौना बदल गया है। खिलौना आत्मा पर परछाई डालता है। वो बच्चा भारतीय खिलौने से खेलकर भारतीय ही बनेगा, इसका एक सुनिश्चितता मोदी जी ने करा। मित्रों, बहुत बड़ी बात है। कई सारे लक्षद्वीप के कुमेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब का जिक्र किया। 2023 में तेलंगाना के हरिप्रसाद गारू के हाथ से G20 का लोगो उन्होंने बुनकर मोदी जी को भेजा था। इसको बहुत इमोशनल तरीके से मोदी जी ने लोगों के सामने रखा। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, संगीत हमारे यहाँ आत्मसंतुष्टि का एक बहुत बड़ा माध्यम माना गया है। इसीलिए हम नाद ब्रह्म कहते हैं, लोगों के लिए मनोरंजन का साधन है। हमारे यहाँ ब्रह्म को तृप्त करने के लिए नाद को माना गया है। और संगीत जिसको नहीं आता है वो अधूरा व्यक्ति माना जाता है। मोदी जी ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का निर्यात उनके जिक्र के बाद 8 गुना बढ़ा है और उपयोग भी 1.5 गुना बढ़ा है। क्योंकि ऐसा कोई सर्वे हुआ नहीं, मैंने कह नहीं सकता कितना उपयोग बढ़ा है, मगर निर्यात अगर 8 गुना बढ़ा है तो उपयोग भी बहुत बड़ा है। और केयरिंग के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मन की बात को आप धीरे से सुनेंगे, मन से सुनेंगे तो केयर करने वाले अभिभावक की बात दिखाई पड़ेगी। जैसे हमारी फैमिली का एक बड़ा आदमी हमें एडवाइस करता है, मोदी जी ने फिटनेस बनाने के लिए लोगों को करा। विलुप्त होने वाले परंपरागत खेलों को, चाहे गिल्ली डंडा हो, खो खो हो, पिट्ठू हो, मलखम हो, कलारी पट्टू हो, सिलबम हो, धोप हो, थांगता हो, ये सारे खेलों को
पुनर्जीवित करने का काम मन की बात के माध्यम से करा है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं हमारे लिए बहुत बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि खेलों को इस जमाने में और परंपरागत खेलों को पॉपुलर करे बगैर हम हमारे युवा मन का घड़तर नहीं कर सकते। जो व्यक्ति घर के मोहल्ले में कबड्डी नहीं खेला है वो अच्छा आदमी नहीं बन सकता है। आप भला कहेंगे कबड्डी का अच्छे आदमी बनने से क्या लेन देन है, मगर हर रोज हार पचाने की क्षमता खेल से ही आती है, हर रोज जीतने का जुनून खेल से ही आता है। और ये दोनों गुण हर व्यक्ति में बहुत जरूरी है। हार आए तो निराश न होना, फिर से तैयारी करना, दूसरे दिन मैदान में जाना और जीतने के जुनून के साथ जीत कर आना, ये मानव जीवन की प्रगति का रहस्य है। और ये हमें कोई खेल नहीं सिखा सकते, कोई पुस्तक नहीं सिखा सकता, केवल हमारे परंपरागत खेल ही सिखाते हैं, क्योंकि परंपरागत खेलों में निश्चित हार जीत अनंत रहती है। तो इसका हार और जीत को जीवन का क्रम मानकर अपने व्यक्तित्व के साथ हार जीत को न जोड़कर डिटेच करने की जो वृत्ति है वो खेलों से ही प्रवृत्ति में आती है। और मोदी जी ने इसको ढेर सारे खेलों को पुनर्जीवित किया है। मैं तो जमीन पर जाने वाला आदमी हूं। गुजरात जैसे राज्य में कबड्डी और खो खो खेलने वाले बच्चे आज मन से कहते हैं कि मोदी जी ने कहा था हम कबड्डी खेले हैं, बहुत अच्छा लगता है और कोई खर्च नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने निष्काम कर्मयोगियों के साथ भी संवाद किया। पद्म पुरस्कार ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और जन कल्याण, ये 5 चीजों के लिए समर्पित कर दिया। किसी की सिफारिश की जरूरत। आपने अगर ये 5 क्षेत्रों में काम किया है तो आप पुरस्कृत होंगे ही होंगे, देर सवेरे होंगे मगर होंगे। इस प्रकार की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को किया। और थॉटफुल के क्षेत्र में मैं मानता हूं कि मौजूदा समय की रिलेवेंट व्याख्या करने में मोदी जी ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। हमारी परंपरागत चीजों को मौजूदा क्षेत्र में एक नई व्याख्या के साथ, नई जरूरियात के साथ समाज के सामने, युवाओं के सामने, घर में काम करने वाली महिलाओं के सामने रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं मानता हूं कि ढेर सारी चीजों को मोदी जी ने आगे बढ़ाया। अचानक ही 93वें एपिसोड में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर हम रखने जा रहे हैं, कहा। इसके साथ ही देश भर के युवाओं के अंदर देशभक्ति की एक लहर और एक बिजली दौड़ गई। साहब, मैंने इसका असर देखा है ढेर सारे युवाओं के मन में। कितने सालों के बाद शहीद भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट रखने का प्रधानमंत्री जी को विचार आया और मन की बात के प्लेटफॉर्म से किया। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। मित्रों, मन की बात एक प्रकार से परिपूर्ण संवाद है और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला संवाद है। मन की बात व्यक्ति के अंदर और समाज के अंदर पड़ी हुई शक्तियों को प्लेटफॉर्म देने का संवाद है। मन की बात सदशक्ति ने किए हुए प्रयासों को परिष्कृत और पुरस्कृत करने का संवाद है। और मन की बात देश के विकास को मल्टी डायमेंशनल बनाकर हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए 130 करोड़ भारतीयों को प्रेरणा देने का संवाद है। एक प्रकार से मन की बात का वर्णन करना बहुत कठिन है, मगर मुझे अनुराग भाई ने खड़ा कर दिया है तो मुझे बोलना ही है, इसलिए मैंने चंद शब्द आपके सामने कहा है। अंत में मैं एक कविता का 2 लाइन पढ़कर करूंगा। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल वो दूर नहीं है। सितारे के लिए कहा है, थक कर बैठ क्या गए भाई, मंजिल दूर नहीं है, आगे बढ़ो। यही प्रेरणा मन की बात हमें देती है। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों की ओर से
और अमित शाह भारत के सिटीजन के नाते मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि सार्थक संवाद उन्होंने शुरू किया और फिर से युवा आकाशवाणी को सुने, ऐसी अपील कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जोरदार तालियों